मेवाड़ गुहिल सिसोदिया वंश। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा G.H. ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि D.R. भंडारकर एवं गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मंगरौल युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो इसका राइट आंसर होगा जालिम सिंह। कोटा महाराव किशोर सिंह और कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह के मध्य प्रशासनिक अधिकारों को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया। अंग्रेजों द्वारा 20 फरवरी 1818 ईस्वी को कोटा के साथ की गई गुप्त संधि के अनुसार राज्य के प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग झाला जालिम सिंह एवं उनके वंशज करेंगे तथा महाराव उमेद सिंह एवं उनके वंशज राज्य के शासक बने रहेंगे। महाराव किशोर सिंह इस संधि को रद्द कर स्वयं सत्ता हाथ में लेकर शासन करना चाहते थे, जबकि जालिम सिंह अपने अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। अतः अक्टूबर 1821 में महाराव किशोर सिंह और झाला जालिम सिंह के बीच बारा के पास मंगरौल युद्ध हुआ। युद्ध के बाद मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की मध्यस्थता से किशोर सिंह एवं जालिम सिंह के मध्य 22 नवंबर 1821 को एक समझौता हो गया। समझौते के अनुसार महाराव के निजी कार्यों में झाला जालिम सिंह हस्तक्षेप नहीं करेगा और झाला के राजकाज में महाराव का दखल नहीं होगा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से जालिम सिंह प्रशासन का सर्वस्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी के उमेद सिंह। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ जब 1734 ईस्वी में वहां के बुद्ध सिंह की कछवाही रानी आनंद कुमारी ने अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर व राणोजी को आमंत्रित किया। उमेद सिंह को एक राजा ने हुंजा नामक इराकी घोड़ा उपहार में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा वह कोटा राज्य का शासक था। ये जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 24। मोहनोत नैन्सी ने अपने ख्यात मोहनोत नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की 24 शाखा का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टॉट ने भी अपने गुरु ज्ञान तंत्र के मंडल के उपसार के संग्रहालय के आधार पर गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है। कविराज श्यामल दास ने गुहिलों की 36 शाखा बताई है। बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। बप्पा रावल का शासनकाल 734 से 753 ईस्वी का मूल नाम कालभोज था। इन्हें बप्पा रावल की उपाधि इनके गुरु हारित ऋषि ने दी। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी को हराकर मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव डाली। अतः इसे गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है बप्पा रावल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बप्पा रावल। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का शासक था? गोहिल। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह गोहिल वंशीय यानी गहलोत रावल शाखा के अंतिम शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कला अनुक्रम की दृष्टि सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। ठीक है, व्याख्या देखिए, मेवाड़ के जैत्र सिंह, उसके बाद तेज सिंह, समर सिंह, हमीर 14वीं पीढ़ी, छत्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, मोकल, कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैत्र सिंह था मेवाड़ का शासक। चित्तौड़गढ़ के रावल समर सिंह के काल में साहित्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों फली फूली। उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार या कारीगर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदम सिंह, केल सिंह, शिल्पी के लान। ठीक है, शिल्पी के लान और नेक्स्ट है शिल्पी कर्मा। इस तरह से जो है ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रावल समर सिंह के राज्य में रतन प्रभासुरी, पाशारु तंत्र, भावशंकर, वेद शर्मा, शुभचंद्र आदि विद्वान था तथा पदम सिंह, केल सिंह, शिल्पी कर्मा, केलहन या केलान आदि शिल्पी निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1303 में। ऐसा माना जाता है कि सिंहल द्वीप के राजा गोवर्धन सेन व रानी चंपावती की पुत्री रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर
28 जनवरी 1303 ईस्वी को आक्रमण किया। लगभग 7 महीने के घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 को दुर्ग पर अधिकार कर रतन सिंह को बंदी बनाया। गौरा पद्मनी का चाचा और बादल पद्मनी का भाई द्वारा मुक्ति के प्रयास के दौरान रतन सिंह की मृत्यु हो गई। रानी पद्मनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम एवं राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत के अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए लड़ा गया। ज्ञातव्य है कि साक्य में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खजाइन उल फतूह। ठीक है, नेक्स्ट है 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ था वह था कौन है? इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था या थी, कौन है? इसका राइट आंसर होगा पद्मिनी। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? पद्मिनी की। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम खिजराबाद रखा। क्या? खिजराबाद। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा हमीर, जिसका शासनकाल 1326 से 1364 ईस्वी। इन्होंने मेवाड़ के उद्धारक एवं सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हमीर ने सिंगौली के युद्ध चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में तथा कृति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचालन कहा गया है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम घाटी पंचालन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा राणा हमीर। मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा हमीर। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सिंह या लाखा के समय। ठीक है, महाराणा लाखा के राजत्व काल में मगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकल आई, जिसमें से चांदी और शीशा बहुत मात्रा में निकलने लगा, जिससे राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। शूर प्रबंध के लेखक हैं कुंभा। शूर प्रबंध कुंभा द्वारा रचित इस रचना में गीत गोविंद के पदों का राग व ताल संबंधी विवरण तथा कुंभा के राज्यश्रित संगीतकार सहित अनेक संगीत के पूर्व आचार्यों का नामोल्लेख है। ठीक है, इसे रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ कहते हैं। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मारवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा कुंभा को। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिय के नाम से टीका, चंडी शतक की व्याख्या एवं संगीत रत्नाकर की टीका लिखी। इसके अतिरिक्त कुंभा 4 नाटकों के रचयिता थे, जिनसे उनको मेवाड़ी, महाराष्ट्री एवं कर्नाटकी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान होने का पता चलता है। इन्होंने एकलिंग महामात्य पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन की रचना की। कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथों में कामराज, रतिसार, सुधा प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, नवीन, गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रतन कोश, हरिवर्तिक हैं। ठीक है, जिसमें अंडरलाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है?
संगीत राज, संगीत मीमांसा, शोध प्रबंध, रसिक प्रिय, ये सभी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुधा प्रबंध किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभाकृत हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध। 1, 2 और 3 ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सुधा प्रबंध एंड चंदी शतक। 1 और 2 इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत स्वपन। ठीक है, ये कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, क्वेश्चन को लास्ट तक देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। नहीं, वो विद्वान थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त हैं? 5 कोश में। संगीत राज कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में सबसे बृहद, सर्वश्रेष्ठ एवं सिरमौर ग्रंथ है। शास्त्रीय संगीत के अपूर्व ग्रंथ संगीत राज को 5 भागों में रतन कोश में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग है देखिए, पाठ्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, रस रतन कोश। ठीक है। रतन कोशों को उल्लासों में एवं उल्लासों को परिरक्षणों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ 80 परिरक्षणों में विभक्त है। इस ग्रंथ के पाठ्य रतन कोश में कुंभा की वंशावली का वर्णन है। निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ हैं संगीत राज। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? राजवल्लभ। ठीक है। देखिए, कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकला के विख्यात शिल्पी थे। उनके प्रमुख ग्रंथ एवं उनकी विषय वस्तु, एक तरफ ग्रंथ दे रखा है, दूसरी तरफ विषय वस्तु है। जैसे रूप मंडन मूर्तिकला विषयक है, जिसमें 6 अध्याय है। देव मूर्ति प्रकरण, मूर्ति निर्माण, प्रतिमा स्थापना, इसमें 8 अध्याय है। वास्तु मंडन वास्तुकला से रिलेटेड है। वास्तुसार दुर्ग, भवन, नगर निर्माण, राजप्रसाद। कोदंड मंडन धनुर्विद्या के बारे में लिखा गया है इसमें। शाकुन मंडन शगुन, अपशगुन। वैद्य मंडन वैद्या व निदान। प्रसाद मंडन देवालय निर्माण कला। राजवल्लभ मंडन सामान्य नागरिकों के आवासीय गृहों से लेकर राजप्रसाद एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन है, जिसमें 14 अध्याय है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? मूर्तिकला से। मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई? राजवल्लभ, रूपावतार, देव मूर्ति प्रकरण, वास्तुसार। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? कला मंडन। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? काला निधि। व्याख्या देखिए, मंडन के पुत्र गोविंद ने काला निधि, उद्धार, घोरनी व द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। काला निधि देवालयों के शिखर विधान पर केंद्रित है, जिसे शिखर रचना व शिखर के अंग उपांग के संबंध में कदाचित एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ कहा जा सकता है। आयुर्वेद के रूप में गोविंद की रचना सार समुच्चय में विभिन्न व्याधियों के निदान व उपचार की विधियां दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा को अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधि से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा। महाराणा कुंभा को प्राप्त उपाधि अभिनव भारताचार्य या नव्य भरत संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण प्रदान की गई उपाधि। नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को नव्य भरत भी कहते हैं। हाल गुरु गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण प्रदान की गई उपाधि है। ठीक है। नेक्स्ट है राजगुरु, राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता होने के
कारण कहलाए राजगुरु। नेक्स्ट है टोडरमल कुंभा को हयेश यानी अश्वपति, हस्तीस यानी गजपति और नरेश यानी पैदल सेना का अधिपति होने से कहलाए। क्या कहलाए? टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नहीं मतलब नेक्स्ट उपाधि है नाटक राज का कर्ता, नृत्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण कहलाए। रानो राशो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कुंभा को प्रदान की गई उपाधि। हिंदू सुल्तान समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदूपति बादशाह की यह उपाधि प्रदान की गई। शैलगुरु शस्त्र या भाला का उपयोग सिखाने वाला। नंदी केशवर अवतार यानी नंदी केशव के मत का अनुसरण करने के कारण कहलाए। उपयुक्त के अतिरिक्त महाराणा कुंभा को दान गुरु, परम गुरु, छाप गुरु, धनुर्विद्या का शिक्षक होने के कारण, ठीक है, शूरग्रामणी, निरुशंक आदि उपाधियां भी दी गई है। तो ये सभी जो है महाराणा कुंभा के उपाधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए अब कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। नेक्स्ट, कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? कुंभा। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई, अभिनव भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो मुनिजिन विजयसूरी। देखिए, कुंभा के दरबारी साहित्यकार मंडन, गोविंद, नाथा, शरंग व्यास, सुंदर गनी, टिल्ला भट्ट तथा कुंभाकालीन प्रसिद्ध जैनाचार्य में भुवन सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, मुनि जिनसेन सूरी, भुवन कृति, सोमदेव, उसके बाद है सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, माणिक्य आदि प्रमुख थे। ठीक है, यह है जैनाचार्य जो कि कुंभा के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि नहीं था, कौन विद्वान जो है कुंभा के दरबार में नहीं था? तो मुनि जिन विजय सूरी नहीं थे। ठीक है, कौन थे? मुनि जिनसेन सूरी। ठीक है, तो ये थोड़ा हल्का मतलब नाम डिफरेंट है, इस कारण से जो कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है एग्जाम हॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, मुनि जिनसेन सूरी, जिनसेन सूरी है। ठीक है, विजय सूरी नहीं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्र में किसमें दक्षता हासिल थी? तो इसका राइट आंसर होगा वीणा। महाराणा कुंभा स्वयं महान संगीतकार था। कृति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा वीणा बजाने में निपुण था। संगीताचार्य श्री सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे और उन्हें कविराज की उपाधि दी। कुंभा की पुत्री रामाबाई को वागीश्वरी यानी संगीत प्रेम के कारण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है बदनौर में। देखिए, महाराणा कुंभा ने वर्तमान ब्यावर जिले, पूर्व में भीलवाड़ा जिले के बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवाया, जिसे बैराठ माता का मंदिर या जार बैराठ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। ठीक है, देखिए, वीर विनोद के लेखक श्यामल दास, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, के अनुसार मेवाड़ राज्य के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए, जिनमें कुंभलगढ़ राजसमंद में, अचलगढ़ आबू, बसंती दुर्ग सिरोही में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मेरो के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। मचान दुर्ग का निर्माण किसने? कुंभा ने। ऐसे याद रखना है। कोलन एवं बदनौर के निकट बैराठ के दुर्ग की स्थापना की। धोमट का दुर्ग बनाकर भीलों की शक्ति को नियंत्रित किया। कुंभा ने कई जर्जर दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया। इसी कारण कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? गागरोन। ठीक है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभा, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा को कितने किलो के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? 32। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। और ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ था पशु परीक्षण के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर साथ विजय स्तंभ के बारे में देख लिया जाए। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित इस स्तंभ का निर्माण
1440 से 1448 ईस्वी के बीच महाराणा कुंभा द्वारा मालव यानी सुल्तान महमूद खिलजी सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में बनवाया गया। इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ कहा गया है। इसका निर्माण कार्य लाल बलुआ पत्थर एवं सफेद संगमरमर से जैता तथा उनके पुत्र नामा, पोमा तथा पुंजा के निर्देशन में किया गया था तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कवि अत्रि था। 122 फीट ऊंचे, 9 मंजिला, याद रखिएगा 9 मंजिला, 157 सीढ़ियाँ हैं। स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। इसकी दूसरी एवं 5वीं मंजिल पर इसके निर्माता कलाकारों की आकृतियाँ बनी हैं। इस स्तंभ की 9 मंजिलों में स्थित मूर्तियाँ, 9 मंजिलों में कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं ये देखिए। प्रथम मंजिल में है अनंत, ब्रह्मा और रुद्र की मूर्ति। द्वितीय मंजिल में अर्धनारीश्वर तथा हरिहर। तीसरा मंजिल में विरंचित, जयंत, नारायण और पितामह की मूर्तियाँ। यही अरबी में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। चौथी मंजिल त्रिखंडा, हरिसिद्ध, पार्वती, हिंगलाज, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंधर्व, कार्तिकेय एवं विश्वकर्मा की मूर्ति है। 5वीं मंजिल में लक्ष्मी नारायण, उमा, महेश और ब्रह्मा, सावित्री आदि की युग्म मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। ठीक है, मतलब साथ में। नेक्स्ट है 6ठी मंजिल, जिसमें सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाल की मूर्ति है। 7वीं मंजिल में वराह, नरसिंह, रामचंद्र, बुद्ध आदि विष्णु के अवतारों की मूर्तियाँ हैं। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, याद रखिएगा। कौन सी मंजिल है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है? 8वीं मंजिल। 9वीं मंजिल बिजली गिरने से टूट गई थी, जिसे राणा स्वरूप सिंह ने पुनः निर्मित करवाया। इस पर अत्रि एवं महेश द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण है। जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत माना है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपया का डाक टिकट जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से सही तथ्य हैं। कौन सा सही तथ्य है? यह प्रसिद्ध है कि इसे राणा कुंभा ने बनवाया था। जी बिल्कुल सही है। इसके कुल 11 मंजिलें हैं? नहीं, ये 9 मंजिला है। इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है? यस। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही बात पूछ रहा था, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ के बारे में सही कथन चुनिए। कथन पहले देख लीजिए कौन कौन सा है। फर्स्ट कथन है यह 9 मंजिला स्तंभ है, बिल्कुल सही है। उसके मंडन इसका प्रमुख वास्तुकार था? नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 ही सही है। नेक्स्ट, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? विष्णु को। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? महमूद खिलजी प्रथम। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह, राणा स्वरूप सिंह। ऑप्शन थर्ड सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियाँ है। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति है ही नहीं। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किसने बनवाया? ये मतलब ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे बना है, मतलब किस चीज़ से बना है? तो लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1949 में, 15 अगस्त 1949 को 1 रुपया का डाक टिकट। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिल का है? 9 मंजिल का है। महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपने विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है आदिनाथ का स्मारक, जय स्तंभ या जैन कीर्ति स्तंभ। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित 22 मीटर ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में
दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन शनाई के पुत्र जीजा नामक धर्मावलंबी द्वारा करवाया। जैन विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1437 में। सारंगपुर का युद्ध 1437 मेवाड़ के महाराणा कुंभा एवं मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ, जिसमें कुंभा की विजय हुई। ये दोनों ही राज्य पड़ोसी थे और राज्य विस्तार के इच्छुक थे। मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के शत्रु महपा पावर को आश्रय प्रदान किया। कुंभा ने महपा पावर को मेवाड़ को सौंपने के लिए पत्र लिखा, लेकिन महमूद खिलजी ने शरणागत को लौटाना स्वीकार नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंगपुर युद्ध। ये डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किन राज्यों के मध्य हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ मालवा के बीच। सन 1437 ईस्वी में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा के महपा पावर को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? महमूद खिलजी को। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? नागौर विवाद। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण नागौर उत्तराधिकारी विवाद था, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडौर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में नागौर के स्वामी फिरोज खां के मरने पर उसका पुत्र शम्स खां नागौर का स्वामी बना, परंतु उसे हटाकर उसके छोटे भाई मुजाहिद खां ने नागौर पर अधिकार कर लिया। शम्स खां कुंभा की मदद से फिर से नागौर का स्वामी बन गया। शासक बनते ही उसने राणा से विच्छेद कर दिया और तर्क के प्रतिकूल नागौर के किले की मरम्मत करवाने लगा। महाराणा ने नागौर पर चढ़ाई कर दी। शम्स खां गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन की सहायता से महाराणा कुंभा की सेना का मुकाबला करने लगा, परंतु उसकी सेना हार गई और नागौर पर मेवाड़ का अधिकार स्थापित हो गया। सन 1453 में इसने मंडौर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। चंपारण की संधि किसके मध्य हुई? तो इसका राइट आंसर होगा मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण या चंपानेर की संधि जो है 1456 ईस्वी महाराणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। इसके अनुसार मालवा तथा गुजरात के संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी तथा विजय के उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लिया जाएगा। इस संधि के अनुसार कुतुब शाह चित्तौड़ के लिए चला और मार्ग में आबू पर अधिकार कर आगे बढ़ा। महमूद मालवा की तरफ से राणा के राज्य में घुसा। 1456 ईस्वी में दोनों की संयुक्त सेना ने राणा के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन कुंभा को नहीं हरा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा है? इसका राइट आंसर होगा सांगा को। देखिए महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528। सांगा भारतीय इतिहास में हिंदू पथ नाम से विख्यात है। कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। ठीक है, महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के परम यशस्वी महाराणा कुंभा के पौत्र तथा महाराणा रायमल के पुत्र थे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को तथा राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ। अजमेर के करमचंद पवर ने सांगा को उनके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा तथा राज्याभिषेक से पूर्व तक वे सांगा के आश्रयदाता बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध पीपलाद तहसील कोटा का युद्ध कब हुआ था? 1517 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा विजय रहा किंतु लंगड़ा हो गया। इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। खातौली का युद्ध लड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी और
महाराणा सांगा के बीच। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। खातौली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? खातौली मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था, यह जो है असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? राणा सांगा। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। गागरोन युद्ध 1519। सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन दुर्ग दे दिया, अतः मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय एवं गुजरात के मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने मिलकर गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में सांगा को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। महमूद को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में राणा ने उसके साथ मानवीय व्यवहार करते हुए उसे क्षमादान देकर मालवा लौटा दिया। इस युद्ध में पहली बार मेवाड़ द्वारा रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रमण युद्ध का आरंभ हुआ। मालवा को मेवाड़ से अपनी ही भूमि पर पराजय मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय। राणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे महमूद लोदी हसन खां। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। बाबर से पराजित होने के बाद कुछ अफगान सेनापति जैसे हसन खां नवाती महाराणा सांगा की शरण में आ गए। निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना। ठीक है, देखिए 16 फरवरी 1527 को सांगा ने बाबर की सेना को हराकर बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया। बाबर ने इस हार का बदला लेने के लिए सांगा पर पुनः आक्रमण हेतु कूच किया। बयाना के विजय के बाद सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर भूसावर होकर शेकरी जाने का मार्ग पकड़ा। वह भूसावर में लगभग 1 माह ठहरा, लेकिन इससे बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने और उचित सैन्य संचालन का समय मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया? सांगा द्वारा बयाना के दुर्ग में बाबर को पराजित करने के बाद। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा का युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? तो राव गंगा। जब खानवा का युद्ध 1527 में हुआ तो राव गंगा ने अपने पुत्र राव मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदेव के नेतृत्व में। राणा सांगा, और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीटेड हुआ है। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मार्च 1527 ईस्वी को। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा और मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। खानवा का मैदान आधुनिक भरतपुर जिले का रूपवास तहसील में गंभीर नदी के किनारे हैं। खानवा के युद्ध में राणा की सेना में अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गंगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर के राव जैतसी का पुत्र कुमार कल्याणमल, आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का पृथ्वीराज, ठीक है, ईडर का राजा भानमल, मेरता का रायमल राठौर, रायसीन का सलहदी तंवर अंतिम समय पर समर्थन वापस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है चंदेरी का मेदिनी राय, नागौर का खाना जादा, सिरोही का अक्षय राज, वागर डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सलम्बर का रावत रतन सिंह, वीरमदेव मेरतिया, देवालिया का रावत बाघ सिंह, नर्मद हारा वीर सिंह देव, गोकुलदास परमार, झाला अज्जा आदि शामिल थे। राणा सांगा ने खानवा का युद्ध से पहले पाती पेरवन में राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई। ठीक है, तो ये है राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध। ठीक है, सांगा की तरफ से इतने लोग जो है लड़ रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा का युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? निम्नांकित में से दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा भारमर या ईडर एंड वीरमदेव बरतिया। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध में किन निम्नांकित राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद लोदी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार। ये सभी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा। निम्नांकित में से कौन सा खानवा का युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में थे या पक्ष में लड़े थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव, मेदिनी राय। ये सभी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? राव कल्याणमल। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया? सलाहदी तौबर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रावत जग्गा और रावत बाग किस शासक के सरदार थे राणा सांगा के? कौन सा असत्य कथन है ये बताना है। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 में लड़ा गया था? नहीं, यही जो है असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? झाला अज्जा ने। खानवा युद्ध के दौरान राणा सांगा के सिर में एक तीर लगा जिससे वे मूर्छित हो गए थे। तब झाला अज्जा को सब राज्य चिन्हों के साथ महाराणा के हाथी पर सवार किया और उसकी अध्यक्षता में सारी सेना लड़ने लगी। झाला अज्जा ने इस युद्ध संचालन में अपने प्राण दिए। थोड़ी ही देर में महाराणा के न होने के खबर सेना में फैलने से सेना का मनोबल टूट गया। बाबर विजय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण था बाबर की सैन्य व्यवस्था में उनकी तुलुगमा प्रणाली। ठीक है, खानवा का युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण महाराणा सांगा की प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय देना। राजपूतों की युद्ध तकनीकी भी पुरानी थी और वे बाबर की युद्ध की नवीन व्यूह रचना तुगलमा पद्धति से अनभिज्ञ थे। बाबर की सेना के पास तोपें और बंदूकें थी, जिससे राजपूत सेना की बड़ी हानि हुई। रायसेन की तहसलत तबर व नागौर के खानजादा युद्ध के अंतिम दौर में सांगा का साथ छोड़कर बाबर के साथ जा मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? मांडलगढ़ में। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु होने पर उनका शव कालपी से मांडलगढ़ समाधि स्थल है, ठीक है, ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1528। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? राणा रतन सिंह। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह 1528 से 1531 तक व उनके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। 1531 में राणा रतन सिंह और सूरजमल हारा दोनों अहेरिया उत्सव आखेट खेलते खेलते आपस में झगड़ पड़े और दोनों आपस में मारे गए। नेक्स्ट, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? 1533 ईस्वी में। चित्तौड़ का युद्ध 1533-35। 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर इस समय राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य का शासन था। चित्तौड़ के रक्षार्थ कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, मगर हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका। अंततः कर्णावती ने सुल्तान से संधि की। 24 मार्च 1533 को सुल्तान चित्तौड़ से लौट गया। 1534 में सुल्तान ने फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय हुमायूं भी बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ने हेतु चित्तौड़ के
तरफ प्रस्थान किया और ग्वालियर पहुंचकर वहीं रुक गया। विक्रमादित्य किले की रक्षा का भार देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह को सौंपकर बूंदी चला गया। अतः किले का पतन जानकर रानी कर्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया तथा राजपूत योद्धा लड़ते हुए मारे गए। यह घटना चित्तौड़ के दूसरा शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। मार्च 1535 में बहादुर शाह ने किले पर अधिकार कर लिया, मगर हुमायूं के आने की खबर सुनकर उसने चित्तौड़ छोड़ दिया। अंततः विक्रमादित्य ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य चित्तौड़ का पुनः शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? बहादुर शाह ने। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? कर्मावती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था? तो उदय सिंह। उदय सिंह द्वितीय 1537 से 1572 के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण 12 अक्टूबर 1567 ठीक है 12 अक्टूबर 1567 किया। उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को ऐसे समय शरण दी जब अकबर उससे शासन छीनने की कोशिश कर रहा था। उदय सिंह चित्तौड़ का भार जयमल और फत्ता पर छोड़ स्वयं ने उदयपुर में मोर्चा लगाया। अकबर का चित्तौड़ घेरा काफ़ी लंबा चला, लेकिन बदकिस्मत से एक दिन रात को दीवार की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से मारा गया। जयमल और फत्ता का वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा जाने पर हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण की मूर्तियां बनवाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाई। 25 फरवरी 1568 में अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। यह चित्तौड़ दुर्ग का तृतीय शाखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? 25 फरवरी 1568 को। चित्तौड़ का तृतीय शाखा कब हुआ? 1568। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के उस महाराणा का नाम उल्लेखित कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है कुंभलगढ़। उदय सिंह की रानी जयवंती बाई की कोख में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 याद रखिएगा डेट को कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल जूनी कचेरी में हुआ। इनके बचपन का नाम कीका था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक बनने से पहले कीका के नाम से जाना जाता था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 9 मई 1540। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ था गोगुंडा में। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात मान सिंह ने यही अपनी सेना का प्रभाव डाला था। महाराणा उदय सिंह के अग्नि संस्कार के पश्चात महाराणा प्रताप का राज्य तिलक गोगुंदा के महादेव बाबरी पर राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया, जहां आज एक छोटी छतरी बनी हुई है। ज्ञातव्य है कि महाराणा प्रताप का विधिवत राज्य तिलक कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली? 28 फरवरी 1572 को। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है जलाल खां, उसके बाद मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या है, मेवाड़ के इस शासक को अपनी अधीनता में लाने के लिए अकबर ने निम्नांकित प्रस्ताव भेजे। कौन कौन? पहला प्रस्ताव देखिए, पहला संधि प्रस्ताव सितंबर 1572 में जलाल खां के द्वारा, जलाल खां कोरची के नेतृत्व में, जबकि RBSC की कक्षा 10 की बुक में लिखा हुआ है नवंबर 1572। दूसरा जून 1573 में कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में, तीसरा अक्टूबर 1573 में राजा भगवंत दास और चौथा दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? प्रथम दूत के रूप में जलाल खां को। ठीक है, अभी देखें ना, प्रथम सितंबर 1572 में जलाल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था भगवंत दास। अकबर ने
किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? तो इसका राइट आंसर होगा टोडरमल। अंतिम में कौन आया था? टोडरमल। यहाँ है ना, राजा टोडरमल, दिसंबर 1573। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1572 में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागौर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किससे भेजा गया? तो इसका राइट आंसर होगा जलाल खां कोरची। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ाया गया था 18 जून 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, यह युद्ध हल्दी घाटी के दर्रों से बाहर बनास नदी के निकट खमनौर गांव राजसमंद में हुआ 18 जून 1576। ठीक है, 18 जून 1576 विक्रम संवत 1633 द्वितीय ज्येष्ठ सुदी। ये जो है राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है 21 जून 1576, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे। सादरी का झाला विदा, ठीक है, सादरी का झाला विदा ने प्रताप का स्थान लिया। अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। प्रताप बंदी नहीं बनाए जा सके। राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, राजविलास आदि राजस्थानी स्रोत हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय मानते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा यह दावा किया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की नहीं वरन महाराणा प्रताप की विजय हुई। इसके पीछे सरकार ने राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में उदयपुर में मेरा महाविद्यालय के प्रोफेसर इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के शोध का हवाला दिया है। उसके अनुसार युद्ध के बाद अगले 1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांवों में जमीनों के पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए गए थे। जमीन के पट्टे जारी करने का अधिकार केवल राजा का था। नेक्स्ट है, इस युद्ध का वर्णन युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख में किया है। ठीक है, ये उसका ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अबुल कादिर बदायूनी ने किस ग्रंथ में होती है या की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंतखब उक्त तवारीख। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंतखब उक्त तवारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, उपयुक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? 80,000। वीर विनोद में उल्लेखित है कि मेवाड़ के खयातों के अनुसार मानसिंह के अधीन 80,000 सैनिक और प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। नैन्सी के अनुसार मानसिंह के पास 40,000 सैनिक और प्रताप के पास 9 से 10,000 सैनिक थे। युद्ध में उपस्थित इतिहासकार बदायूनी के अनुसार मानसिंह की सेना में 5,000 सैनिक तथा प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? इसका राइट आंसर होगा राम सिंह तंवर एंड बीदा झाला, रावत कृष्णादास चुंडावत। 1, 2 और 3, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप की सेना का जनरल प्रताप, ठीक है, प्रताप की सेना के कमांडर मुस्लिम सेनापति हाकिम खां शोरी जो कि हरावल भाग का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, सलुम्बर का चुंडावट कृष्णदास, ग्वालियर राजा रामशाह तोमर व उनके 3 पुत्र शालीवान, भवानी सिंह तथा प्रताप सिंह। सादरी झालाविदा सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत संगा झाला मानसिंह थे तथा भील नेता पुंजा भील सेना के पीछे वाले चंदावल भाग का नेतृत्व। पुरोहित गोपीनाथ, चारण जैसा, जयमल मेहता, जगन्नाथ, भामाशाह, ताराचंद प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर की सेना का जनरल आशफ खां, अकबर की सेना के कमांडर मुगल सूबेदार मानसिंह,
राणा प्रताप के भाई जगमाल, शक्ति सिंह, वैशाग्र। मुगल सेना में हरावल सेना यानी सेना का सबसे आगे वाला भाग का नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था। उसके साथ मोहम्मद बादखसी, जरदफी, जगन्नाथ कशवाहा, आशफ खां थे। नेक्स्ट है चंदावल भाग का नेतृत्व माधव सिंह कशवाहा। चंदावल भाग कहने का मतलब अग्रिम, आगे का भाग जो सेना का होता है। चलिए, मेहतर खां कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मानसिंह प्रथम। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व करता था, तो इसका राइट आंसर होगा हाकिम खां शूरी। कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता, चारण जैसा। 1, 2, 3 और 5 ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था राणा पुंजा। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा है? अबुल फजल। हल्दी घाटी के युद्ध के उपनाम हाथी युद्ध, अबुल फजल ने कहा खमनौर का युद्ध, बदायूनी, गोगुंदा का युद्ध, कर्नल जेम्स टॉड मेवाड़ के इतिहास में इसे थर्मोपोली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? इसका राइट आंसर होगा अबुल कादिर बदायूनी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। हल्दी घाटी के युद्ध के प्रमुख हाथी महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, अकबर के हाथी का नाम हवाई था। अन्य प्रसिद्ध हाथी है लूना, गजमुक्त, गजराज, रनमदार, खांडेराव, चक्रवाप। ये सभी जो है हाथी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे लूना, राजप्रसाद, गजमुक्त, गजराज। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। गजराज एवं रनमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? हल्दी घाटी युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया? चावंड को। चावंड सरारा तहसील, सलमपुर जिला। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने 1585 में अपने अस्थायी जीवन का आरंभ चामुंडी नदी के पूर्वी किनारे स्थित चावंड को मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित करके किया। उन्होंने चावंड को लूना से विजित कर अपने अधीन किया। उनके जीवन काल में 12 वर्ष तक यह मेवाड़ की राजधानी रहा और उसके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज के प्रारंभिक 16 वर्ष 1613 तक चावंड में बीते। चावंड 28 साल मेवाड़ की राजधानी रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित किया? इसका राइट आंसर होगा 1585 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? तो इसका राइट आंसर होगा 12 वर्ष तक। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिशोध जारी रखा? चावंड से। नेक्स्ट है टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा महाराणा प्रताप से संबंधित है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया। दिवेर वर्तमान राजसमंद जिले में उदयपुर अजमेर मार्ग पर स्थित है। यह मुगलों द्वारा इन घाटियों में स्थापित 4 थानों यानी छावनियों कौन कौन? देवल डूंगरपुर की घाटी में, देवारी उदयपुर में, देसुरी पाली में और दिवेर ब्यावर की ओर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सरिया सुल्तान खान था। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड में अपना निवास स्थान बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों शासन किया? तो इसका राइट आंसर होगा 24 वर्ष तक। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप सिंह 28 फरवरी 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने तथा 19 जनवरी 1597 को प्रताप धनुष की
प्रत्यंचा चढ़ाते हुए घायल हो जाने पर 57 वर्ष 56 वर्ष 9 महीने की आयु में चावंड में देहांत हुआ। सलूमपुर जिले के बांडोली गांव में केजर बांध की पाल पर महाराणा प्रताप का दाह संस्कार हुआ, जहां उनकी छतरी जिसका निर्माण अमर सिंह प्रथम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच। देखिए, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया। 1582 में महाराणा प्रताप व दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खां के मध्य हुआ, जिसमें प्रताप विजय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे सुल्तान खां गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? इसका राइट आंसर होगा दिवेर का युद्ध। और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के समय अकबर के शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? तो इसका राइट आंसर होगा 3 बार। अकबर ने मेवाड़ को विजित करने का दायित्व शहबाज खां को सौंपा। शहबाज खां ने 1577 से 80 के बीच मेवाड़ के विरुद्ध 3 सैन्य अभियान किए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? जगन्नाथ। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान। प्रथम मानसिंह कब? 1576 में। द्वितीय भगवान दास, मानसिंह एवं कुतुबुद्दीन खां 1576 में। अकबर 1576 में। शहबाज खां 15 अक्टूबर 1577 में। और शहबाज खां फिर 15 दिसंबर 1578 में। नेक्स्ट है, शहबाज खां फिर जो है मई 1580 में। और अब्दुल रहीम खां ने खाना दिसंबर 1580 में। जगन्नाथ कछवाहा जो कि अंतिम अभियान था 1584 से 85 ईस्वी में। ठीक है। तो ये सभी जो है सैन्य अभियान एवं अभियानकर्ता वर्ष दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। अब्दुल रहीम खां ने खाना, शहबाज खां एंड जगन्नाथ कछवाहा। इस हिसाब से ऑप्शन 4, 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्न में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया? तो इसका राइट आंसर होगा राजा जगन्नाथ कछवाहा को। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? शहबाज खां ने। व्याख्या है, कुंभलगढ़ का युद्ध 1578। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र यानी राजधानी बनाकर मुगल स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर अकबर ने 1577 से 80 में शहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना मेवाड़ की ओर भेजी। शहबाज खां ने 1578 ईस्वी में लंबे समय तक कुंभलगढ़ पर आक्रमण जारी रखा। रसद की कमी होने पर प्रताप किले का भार मानसिंह सोनग्राह को सौंपकर पहाड़ों की ओर निकल गया। अंत में भीषण संघर्ष के बाद 3 अप्रैल 1578 को शहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, किंतु कुछ समय बाद महाराणा ने पुनः उस पर अधिकार करके अक्षयराज के पुत्र सोनग्राह को किलेदार नियुक्त कर दिया। और 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खां ने खाना को मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप अब अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में से कौन सत्य है? ठीक है, तो क्वेश्चन को लास्ट तक देखिए, सत्य कौन है वो पूछ रहा है। फर्स्ट कथन है, अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागृति प्रदान की। ये भी सही है। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। जी बिल्कुल सही है। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। यह भी सही है। नेक्स्ट है, राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। जी ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4 ये सभी जो है सही है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखा जाए, महाराणा उदय सिंह ने अपने
दूसरी पत्नी व प्रिय रानी जैसलमेर के भाटी राजवंश की पुत्री धीरबाई से उत्पन्न पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जबकि प्रताप सबसे बड़े व योग्य पुत्र थे। महाराणा उदय सिंह का देहावसान 28 फरवरी 1572 को हो गया। उदय सिंह के मृत्यु के बाद जगमाल को राजगद्दी पर भी बैठा दिया गया, लेकिन जालौर के अक्षय राज व ग्वालियर के राम सिंह ने इसका विरोध किया और गद्दी पर बैठे जगमाल को हटा दिया था। इस पर जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर के पास पहुंचा, जिसने उसे पहले जहाजपुर और पीछे आंधी की जागीर दे दी। हल्दी घाटी का युद्ध इतना अनिर्णित रहा कि 4 महीने बाद ही स्वयं अकबर को यहाँ आना पड़ा। 13 अक्टूबर 1576 में अकबर ने स्वयं ही अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई आरंभ की। अकबर सेना सहित गोगुंदा पहुंचा, परंतु महाराणा प्रताप वहां से पहाड़ों में चले गए। नवंबर के अंत तक अकबर मेवाड़ में रहा, लेकिन वह प्रताप को नहीं पकड़ सका। अकबर के जाने के बाद प्रताप ने मुगल सेनानायक को मारकर गोगुंदा पर पुनः कब्जा कर लिया। अकबर ने आमेर के राजा भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कुशवाहा के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को एक विशाल सेना मेवाड़ के विरुद्ध रवाना की, लेकिन जगन्नाथ को भी कोई सफलता नहीं मिली। यह अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। अब अकबर मेवाड़ के मामले में इतना निराश हो चुका था कि छूट-फूट कार्रवाई उसे निरर्थक लगी और बड़े अभियान के लिए वह अवकाश नहीं निकाल सका। 1586 से 1596 तक 10 वर्ष की सुदीर्घ अवधि में प्रताप को जहां का तहां छोड़ दिया गया। इसे अघोषित संधि कहा जा सकता है अथवा अपनी व्यवस्था की अकबर द्वारा परोक्ष स्वीकृति। अतः सर थॉमस रो ने कहा कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। नेक्स्ट है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन कहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो। नेक्स्ट, सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? आमेर के जगन्नाथ कुशवाहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर होगा जगमाल सिंह। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी वह था चक्रपाणि मिश्र। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, महाराणा प्रताप के काल में रचित ग्रंथ चक्रपाणि मिश्र विश्व वल्लभ, जिसमें 9 अध्याय है, विज्ञान विषय से संबंधित है। ठीक है, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति, व्यवहारादर्श। ठीक है, जैन मुनि हेमरतन सूरी, गौरा बादल पद्मिनी, चरित चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, लीलावती, हेमरतन चौपाई। कवि दुस्सा आढ़ा ने प्रताप पर विरुद्ध छतहरी एवं चारण कवि माला सांधु ने झूलना लिखे। ठीक है, तो ये जो है महाराणा प्रताप के काल में जो है रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? चक्रपाणि मिश्र। निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवमूर्ति प्रकरण। देवमूर्ति प्रकरण के रचयिता मंडन है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? अमर सिंह। अमर सिंह प्रथम का शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी। अमर सिंह प्रथम 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। 1597 से 1605 तक अमर सिंह प्रथम ने अकबर से संघर्ष तथा 1605 से 1615 तक जहांगीर से संघर्ष किया। अमर सिंह ने अपने सरदारों के परामर्श से संघर्ष को विराम देने के लिए 5 फरवरी 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। संधि वार्ता के लिए मुगलों की ओर से सिराजी एवं सुंदरदास तथा राणा की ओर से मुल्ला शुक्रल्लाह, हरिदास झाला एवं शुभकर्ण सम्मिलित हुए। वार्ता दल ने आसान शर्तों पर एक संधि का मसौदा तैयार किया, जिसे मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा
के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा जगत सिंह। जगत सिंह प्रथम, जिसका शासनकाल 1628 से 1652 ईस्वी। इनके काल में जगन्नाथ राय या जगदीश का भव्य विष्णु का पंचायतन मंदिर, अर्जुन की निगरानी और सूत्रधार भाना और उनके पुत्र मुकुंद की अध्यक्षता में बना। महाराणा ने पिछोला में मोहन मंदिर और स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया। जग मंदिर में जनाना महल आदि बनवाकर उसका नाम अपने नाम पर जग मंदिर रखा। इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाकर अपने वंश गौरव के प्रतीक को बचाए रखने की ख्याति अर्जित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराजा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज सिंह। राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1652 को राज सिंह मेवाड़ का शासक बना। 1657 में जब मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, राज सिंह ने टीका दौर के बहाने बाहरी क्षेत्रों पर धावे बोले। अनेक स्थानों को लूटते हुए जब वह खारी नदी के निकट पहुंचा तो दारा को सहायता के लिए पत्र मिला। राज सिंह स्थिति को भांपते हुए दारा को कहलवा दिया कि मेरे लिए तो सभी राजकुमार बराबर हैं। इसी का परिणाम है कि औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौर गठबंधन में मेवाड़ का शासक था महाराणा राज सिंह प्रथम। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दुर्गादास राठौर के प्रयास से मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य राठौर सिसोदिया गठबंधन हुआ। बालक अजीत सिंह को मेवाड़ के आश्रय देने और औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने का संकल्प महाराजा राज सिंह स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौरों का साथ दिया? महाराणा राज सिंह। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर होगा महाराजा या महाराणा राज सिंह। प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? राज सिंह प्रथम। नाथ द्वारा शिहार में बनास नदी पर श्रीनाथ जी का प्रथम प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जिसमें श्री कृष्ण जी के काले संगमरमर की प्रतिमा है। मंदिर में स्थित प्रतिमा श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय राज सिंह प्रथम द्वारा वृंदावन से यहाँ पर 1672 ईस्वी में लाई गई थी। उल्लेखनीय है कि राज सिंह प्रथम द्वारा द्वारकाधीश जी की मूर्ति कांकरौली राजसमंद में स्थापित कर वहाँ मंदिर भी बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा का मूल नाम था शिहार। निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह। चलिए, व्याख्या है, महाराणा राज सिंह ने बादशाह औरंगजेब के 2 अप्रैल 1679 को हिंदुओं पर जजिया लगाने, मूर्तियाँ तुड़वाने आदि अत्याचारों का प्रबल विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जाजिया लगाना एक प्रकार का टैक्स है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा जाजिया कर लगाए जाने पर किसने पत्र लिखकर विरोध किया? राज सिंह। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो इसका राइट आंसर होगा चारुमती से विवाह करने के कारण। व्याख्या देखिए, चारुमती किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री, जिससे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उसको इच्छा अनुसार अपने धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के विरुद्ध सन 1660 में विवाह किया। बादशाह औरंगजेब
चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर उससे विवाह करना चाहता था। चारुमती के भाई मानसिंह ने विवश होकर यह संबंध स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट, किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ के राज सिंह। राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था, किसके समकालीन? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। ये डाउटेबल क्वेश्चन है, ठीक है, इसका व्याख्या देख लीजिए। मेवाड़ शासक राज सिंह मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समकालीन था। राज सिंह 1653 में शाहजहां से मिला तथा औरंगजेब के शासनकाल में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया? राज सिंह से। राणा राज सिंह जब मेवाड़ के शासक बने तब 1657 में मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। दारा की सहायता न करने पर औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सहेलियों की बारी के निर्माण करता थे संग्राम सिंह द्वितीय। ये देखिए कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। संग्राम सिंह द्वितीय, जिसका शासनकाल 1710 से 1734 के द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बारी सिसरमा गांव में वैद्यनाथ का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। कविया करनीदास के काव्य से प्रसन्न हो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उसे लाख प्रसाद यानी लक्ष्य प्रसाद दिया। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह द्वारा बहकावे में आकर वीर राठौर दुर्गादास को मारवाड़ से निकाले जाने पर वह महाराणा संग्राम सिंह की सेवा में आ गया। महाराणा ने उसे विजयपुर की जागीर दी एवं फिर रामपुरा का हकीम नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय, इन्होंने पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण करवाया। अजमेर स्थित दरगाह के लिए उन्होंने 4 गांव अनुदान में दिए। जगत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि नेक राम ने जगत विलास ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? इसका राइट आंसर होगा कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी उदयपुर महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। इनकी सगाई मारवाड़ शासक भीम सिंह के साथ हुई थी, परंतु 903 ईस्वी में भीम सिंह का देहांत हो गया। तब महाराणा ने अपनी पुत्री की सगाई जयपुर महाराणा जगत सिंह के साथ कर दी। इसी बात को लेकर मारवाड़ यानी जोधपुर के मानसिंह राठौर व आमेर जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के मध्य 13 मार्च 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध पर्वतसर डेढ़वना कुचामन जिला में हुआ, जिसमें मानसिंह की हार हुई। जगत सिंह के नेतृत्व में जयपुर रियासत के अमीर खां पिंडारी की सहायता से जोधपुर नरेश मानसिंह को गिंगोली नामक स्थान पर हराया। इससे हताश होकर 1810 ईस्वी में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? जयपुर और जोधपुर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद से राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। किस राज्य की राजकुमारी? उदयपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के शासनकाल में। स्वरूप सिंह का शासनकाल 1842 से 1861। महाराणा ने जाली सिक्कों की रोकथाम हेतु नए स्वरूपशाही सिक्कों का प्रचलन किया। 15 अगस्त 1861 को महाराणा ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, लेकिन पूर्ण समाप्ति महाराणा शंभू सिंह के काल में हुई। महाराणा ने कन्यावध को 1844 ईस्वी में निषेध घोषित, डाकन प्रथा को 1853 ईस्वी में समाप्त तथा समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं महाराणा के काल में हुआ। इनकी मृत्यु पर इनकी एक पासवान एंजाबाई सती हुई, जो इस राज परिवार में सती होने की अंतिम घटना थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा एकलिंग नाथ जी के। देखिए, कुल देवता एकलिंग नाथ जी, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को इनका दीवान कहा। कुल देवी बान माता, राज्यवाक जो दृढ़ राखे, धर्म को तीहे राखे करतार। राज्य ध्वज उगता सूरज एवं धनुष्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? सामंत सिंह। वागड़ के गुहिलों का संस्थापक सामंत सिंह को माना जाता है, जिसने 1197 ईस्वी के लगभग वागड़ प्रदेश को अधिकृत किया था। महारावल उदय सिंह के काल में वागड़ के बंटवारे में पश्चिमी भाग डूंगरपुर का शासक पृथ्वीराज हुआ। वागड़ के पूर्वी भाग बांसवाड़ा का शासक महारावल जगमाल हुआ। नेक्स्ट सही कला अनुक्रम है सारंगपुर का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, नेक्स्ट हल्दी घाटी और फिर दिवेर का युद्ध। इस तरह से जो है ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सारंगपुर का युद्ध, इतना युद्ध कम से कम याद रखना है, ठीक है, जो इसमें दे रखा है। सारंगपुर का युद्ध 1436, खानवा का युद्ध भरतपुर में 17 मार्च 1527 को, हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद में 1576 को और दिवेर का युद्ध 1582 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। सज्जन सिंह बागौर के महाराजा शक्ति सिंह के पुत्र थे। 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर महाराजा को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया।